सबसे पहले जानते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। जैसे कि यहाँ पर आप उदाहरण देख रहे हैं, यह एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसे हम लिख सकते हैं K4FeCN6। यहाँ पर आप देखिए जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे बाईं ओर आपको धातु परमाणु यहाँ पर दिख रहा है आयरन। यह केंद्रीय धातु परमाणु है जो कि अपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही उपस्थित अन्य समूह जैसे कि यहाँ पर साइनाइड समूह है उसके द्वारा ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है और इसे हम केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु ये धनायन के रूप में भी हो सकता है या फिर ये किसी उदासीन परमाणु की अवस्था में भी हो सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी उपसंयोजन सत्ता में उपस्थित कोई धनायन या उदासीन परमाणु जो कि दूसरे परमाणु या समूह के द्वारा कोऑर्डिनेशन बंध के द्वारा जुड़ा होता है तथा एक निश्चित ज्यामितीय संरचना में परिबद्ध होता है, इसे हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। इसे आप और उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं। जैसे इस उदाहरण में आप देखें कि जो ये निकल केंद्रीय धातु परमाणु का एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें निकल सेंट्रल मेटल एटम है। दूसरे वाले एग्जाम्पल में हम देखें कि यहाँ पर जो कोबाल्ट है वो सेंट्रल मेटल एटम है और इसी तरह से तीसरे एग्जाम्पल में हम देखें जो आयरन है जो कि साइनाइड समूह के द्वारा यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यह आयरन सेंट्रल मेटल एटम है। इस तरह हम देखते हैं कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है वह इसमें केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में कार्य करने के लिए इसमें कुछ विशेषताएं भी होनी चाहिए। जैसे कि इसका आकार, केंद्रीय धातु परमाणु की साइज बहुत छोटी होनी चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण गुण है वह है इसका हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर आवेश है, वो बहुत अधिक उच्च होना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो धातु परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन जोड़े ग्रहण किए जाते हैं और जितना ज़्यादा इसमें न्यूक्लियर चार्ज होगा उतने अच्छे से ये प्राप्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों को बांध कर रख पाएगा। इसी के साथ जो तीसरा गुण है वो ये कि चूंकि यहाँ पर ये लिगेंड्स या दूसरे परमाणु या समूह के द्वारा इलेक्ट्रॉन जोड़े ग्रहण करते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन जोड़ों को रखने के लिए इनके पास रिक्त ऑर्बिटल होने चाहिए। यानी कि जो तीसरा महत्वपूर्ण गुण है वह है इनमें वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए। और इन गुणों को जिन धातुओं के द्वारा, धातु परमाणु के द्वारा जिनमें ये गुण पाए जाते हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु की तरह व्यवहार करते हैं और हम देखेंगे कि ज़्यादातर ये जो गुण हैं वह संक्रमण धातुओं या डी ब्लॉक तत्वों में ही पाया जाता है। एक और विशेषता जो यहाँ पर हमें केंद्रीय धातु परमाणु की देखने को मिलती है वो ये कि सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, लेकिन यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं वहाँ पर जो धातु हैं वह दूसरे समूह या आयनों के द्वारा इलेक्ट्रॉन जोड़े ग्रहण करते हैं और हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा ग्रहण करता है उसे हम लुईस अम्ल कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो उपसंयोजन यौगिक होते हैं उनमें सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। इसके बाद जानते हैं जो दूसरा टर्म है महत्वपूर्ण वह है लिगेंड या संलग्नी। उपसंयोजन यौगिक में जो भी परमाणु या समूह जो कि केंद्रीय धातु परमाणु से उपसंयोजन बंध के द्वारा जुड़ा होता है वह लिगेंड या संलग्नी कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हैं, यहाँ पर
हेक्साक्लोरोफेरेट आयन यहाँ पर आप दिख रहा है। यहाँ पर जो केंद्रीय धातु परमाणु है वह आयरन है और इससे 6 क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं और ये जो क्लोरीन या हम कह सकते हैं क्लोराइड आयन जुड़े हुए हैं और ये 6 क्लोराइड आयन आयरन धातु को 6 एक इलेक्ट्रॉन जोड़े प्रदान करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर चूँकि अब लिगेंड्स है वो इलेक्ट्रॉन जोड़ा देता है और इसलिए यह यहाँ पर दाता परमाणु की तरह कार्य कर रहा है और जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा देता है, दान करता है, उसे हम लुईस क्षार कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम है वह लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, जबकि जो लिगेंड्स परमाणु होते हैं या आयन होते हैं वो लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। इस तरह से हम देखें तो जो लिगेंड है वो भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। कुछ सामान्य आयन हो सकते हैं जैसे कि क्लोराइड आयन, आयोडाइड आयन या ब्रोमाइड आयन के रूप में, या कुछ छोटे अणु के रूप में हो सकते हैं जैसे कि H2O जल का अणु या NH3 अमोनिया का अणु। इसी तरह से कुछ इनसे बड़े अणु भी हो सकते हैं जैसे कि इथिलीन डाइअमीन या फिर EDTA। इसके अलावा कुछ वृहद अणु, क्योंकि हमने देखा था कि जो जैव उत्प्रेरकों में या जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं या भिन्न जो जैविक प्रक्रियाओं में उपयोग होने वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो काफ़ी, उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होती है वो काफ़ी बड़े वृहद अणुओं के द्वारा घिरी हुई होती है। तो यहाँ पर वृहद अणु भी लिगेंड्स के रूप में व्यवहार कर सकते हैं जैसे कि प्रोटीन अणु या पोरफायरिन अणु, ये जो होते हैं वो वृहद अणु के रूप में भी उपस्थित हो सकते हैं। तो हमने देखा जो लिगेंड्स हैं वो भिन्न भिन्न प्रकृति के भिन्न भिन्न आवेशों वाले होते हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन लिगेंड्स को कई प्रकार से इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आइए आप देखते हैं हम लिगेंड्स का वर्गीकरण। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लिगेंड्स का जो वर्गीकरण किया जाता है वह है आवेशों के आधार पर वर्गीकरण। आवेशों के आधार पर जो लिगेंड्स हैं वो 3 प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं, जो ऋणावेशित लिगेंड, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड या धनावेशित लिगेंड, और तीसरे प्रकार के होंगे वो उदासीन लिगेंड। सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिन पर ऋण आवेश पाया जाता है, उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोराइड Cl-, SO4 2- सल्फेट, या इसी तरह से NH2- एमाइड, ये सभी ऋण आवेशित लिगेंड हैं। जब हम ऋण आवेशित लिगेंड का जो सामान्य नाम होता है और जब हम इनको कॉम्प्लेक्स के अंदर लिखते हैं तो इनके नाम में कुछ परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि जब इनके नाम के जो इनका सामान्य नाम होता है, यदि उसके नाम के पीछे IDE आता है, कुछ ऐसे ऋणावेशित लिगेंड होते हैं जिनके नाम के अंत में IDE आता है, तो वहाँ पर जो अंत का E है उसे हटाकर हम O लिखते हैं। जैसे कि क्लोराइड, जिसका जो सामान्य Cl- है ना, इसका सामान्य जो नाम होगा वो होता है क्लोराइड, इसके नाम के अंत में IDE आ रहा है, तो ये जो अंत का E है इसे हटाकर हम यहाँ पर O लगा देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइडो। इसी तरह से I- 1 नेगेटिव चार्ज, और इसका जो सामान्य नाम होता है वह होता है आयोडाइड, और इसका जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जब हम इसे लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइडो। इसी तरह से कुछ ऋणावेशित लिगेंड होते हैं जिनके नाम के अंत में ATE आता है, उनके भी नाम के अंत के जो E है उसे हटाकर हम E को O से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण हम ले सकते हैं SO3 2-, जिसका सामान्य नाम होता है सल्फाइड, और इसका जो लिगेंड्स के अंदर यहाँ पर E को हटाकर हम O लगा देंगे अंत में, और इस तरह से इसका नाम हो जाएगा सल्फाइटो। इसी तरह से हम ले सकते हैं PO3 3- फास्फाइट,
और इसका जो सामान्य नाम है वो फास्फाइट है, लेकिन जब इसे हम कॉम्प्लेक्स के अंदर लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा फास्फाइटो। इसी तरह से कुछ ऋणावेशित लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके नाम के अंत में ATE आता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सल्फेट SO4 2-, जिसका सामान्य नाम है सल्फेट, तो इसके भी नाम के अंत का जो ई है उसे हटाकर हम ओ लिख देंगे, और तो इस तरह से जो इनका कॉम्प्लेक्स के अंदर नाम होगा वो हो जाएगा सल्फेटो। उसी तरह से एसीटेट CH3COO-, है ना, इसका सामान्य नाम है एसीटेट, और इसका जो कॉम्प्लेक्स के अंदर नाम हो जाएगा एसीटेटो। इसी तरह से और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम कार्बोनेट, तो इसका कॉम्प्लेक्स के अंदर नाम हो जाएगा कार्बोनेटो। तो इस तरह से जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हैं उनमें उनको नाम के में थोड़ा सा परिवर्तन करके लिखा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि धनावेशित लिगेंड, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। पॉजिटिवली चार्ज जो लिगेंड हैं उनके भी नाम में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है। इनका जो सामान्य नाम है उसके पीछे IUM यानी कि इयम सफिक्स लगाया जाता है। जैसे कि उदाहरण हम लेते हैं NH2, यहाँ पर N के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका जो सामान्य नाम होता है वह है हाइड्रोजन, और लेकिन जब यहाँ पर हम इसको कॉम्प्लेक्स के अंदर लिखते हैं तब हम इसे लिखते हैं हाइड्रोजेनियम। इसी तरह से हम देखें कि NO2+, यहाँ पर इसका जो सामान्य नाम होता है वह है नाइट्रो, लेकिन जब हम इसे कॉम्प्लेक्स के अंदर लिखेंगे तो इसका नाम होगा नाइट्रोनियम। इसी तरह से NO+, इसका सामान्य नाम होता है नाइट्रोसिल, और इसे जब हम कॉम्प्लेक्स के अंदर लिखते हैं तो इसे हम लिखते हैं नाइट्रोसिलियम। इसी तरह से एक और उदाहरण आप देख सकते हैं S3O+, इसे आप जानते हैं, इसे हम सामान्य तौर पर भी, और इसका जो कॉम्प्लेक्स के अंदर नाम है वो भी हाइड्रोजियम आयन होता है। तो इस तरह से हम देखें कि पॉजिटिवली चार्ज जो लिगेंड हैं उनको भी थोड़ा सा नाम में परिवर्तन करके, उनके जो सामान्य नाम है उसमें परिवर्तन करके लिखा जाता है। इसके बाद आते हैं तीसरे प्रकार के लिगेंड जो है उदासीन लिगेंड या जो है न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स में सामान्यतः जो लिगेंड होते हैं उनको उनके सामान्य नाम के अनुसार ही लिखा जाता है, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के लिगेंड हैं जिनके लिए कुछ विशेष नाम दिए जाते हैं। इन विशेष लिगेंड में आपके आ जाएंगे जैसे कि H2O, ये जो समूह है ये आएगा उदासीन लिगेंड के अंतर्गत है। तो H2O, इसके लिए जो कॉम्प्लेक्स के अंदर नाम दिया जाता है वो होता है एक्वा। इसी तरह से यहाँ पर अमोनिया NH3, लेकिन इसके जब हम कॉम्प्लेक्स में लिखते हैं तो इसे लिखते हैं एमीन, और यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो इसकी स्पेलिंग होती है उसमें हम AMMNE M यहाँ पर लिखा जाता है जब ये उदासीन लिगेंड के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन इसका जो नाम होता है कॉम्प्लेक्स में वो होता है कार्बोनिल। इसी तरह से NO, इसके लिए जो विशेष नाम लिया जाता है वो है नाइट्रोसिलियम। तो इस तरह हम देखें कि कुछ विशेष उदासीन लिगेंड होते हैं जिनके नाम अलग प्रकार से लिए जाते हैं, और इसके अलावा जो अन्य सामान्य उदासीन लिगेंड हैं जैसे कि एथिलीन डाइएमीन या फिर हाइड्रोजन, तो इनका सामान्य नाम ही उपयोग में लाया जाता है। तो ये है आवेशों के आधार पर लिगेंड्स का वर्गीकरण। एक दूसरे प्रकार से भी हम लिगेंड का वर्गीकरण करते हैं, क्योंकि जब हम आवेशों के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण करते हैं तो हमें ये बात समझ में नहीं आती कि ये जो लिगेंड है वह केंद्रीय धातु परमाणु से एक बंध बनाकर जुड़ा हुआ है या दो बंध बनाकर जुड़ा हुआ है या उससे अधिक बंध बनाकर जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें लिगेंड को
एक अलग प्रकार से वर्गीकृत करने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हमें ये पता चल सके कि जो लिगेंड है वह किस प्रकार का आवेश है उसमें, ये तो पता ही चले, साथ ही साथ ये भी पता चले कि लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, एक बंध के द्वारा, दो बंध के द्वारा या कितने बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इस आधार पर हम लिगेंड को फिर से एक विशेष प्रकार से वर्गीकृत करते हैं और इसे हम कहते हैं दंतुरता। यानी कि जो दूसरे प्रकार का वर्गीकरण है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी या दंतुरता के आधार पर। अब दंतुरता यहाँ पर क्या होती है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड के उन दाता परमाणुओं की संख्या जिनके द्वारा वह केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजक बंध बनाकर जुड़ता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि लिगेंड के उन परमाणुओं की संख्या जो कि केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन जोड़ा दान करते हैं और एक ही केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन जोड़ा दान करते हैं। इस आधार पर यदि लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से केवल एक सहसंयोजक उपसहसंयोजक बंध बनाकर जुड़ता है तो उसकी दंतुरता एक कही जाएगी या वह मोनोडेंटेड लिगेंड कहलाएगा। इसी तरह से यदि वो दो बंध बनाकर जुड़ता है तो उसे हम बाइडेंटेड लिगेंड कहेंगे। इसी तरह से यदि वो तीन या उससे अधिक बंधों के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ता है तो उसे हम बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं। तो इस आधार पर हम लिगेंड को दंतुरता के आधार पर अलग अलग प्रकार से यहाँ पर वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड या जिसे हम यूनिडेंटेड लिगेंड भी कहते हैं या जिसे हम एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। एक दंतुर लिगेंड वह लिगेंड होगा जिसके पास केवल एक ही डोनर साइट होगी, यानी कि वह केवल एक दाता परमाणु के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होगा। जैसे कि यहाँ पर आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो सामान्य ऋणावेशित लिगेंड भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आयरन से ये 6 क्लोराइड समूह जुड़े हुए हैं। इसमें से प्रत्येक एक क्लोराइड जो आयन है वह केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा दान करता है, यानी कि उसके साथ एक उपसहसंयोजक बंध बनाता है। इसी तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो आयरन से 6 जल के अणु जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर जल का जो अणु है उसमें जो ऑक्सीजन परमाणु है, आप देख सकते हैं ऑक्सीजन परमाणु के पास एक लोन पेयर होता है और वही इसका डोनर एटम होता है, यानी कि यहाँ पर इसके पास भी एक ही डोनर साइट है और इसलिए यह भी एक दंतुर लिगेंड होगा। इसी तरह से हम देखें कि यहाँ पर अमोनिया है ना, जो अमोनियमीन समूह होगा उसमें भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और वह केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन जोड़ा देता है, यानी कि इसमें भी केवल एक ही डोनर साइट होती है। इसके अलावा बहुत से लिगेंड हैं जो कि मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं F- लिगेंड। इसका सामान्य नाम होता है फ्लोराइड, लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर इसे हम कहेंगे फ्लोरिडो। इसी तरह से Cl- जिसका सामान्य नाम है क्लोराइड और इसका कॉम्प्लेक्स में नाम होता है क्लोरिडो। फिर I-, इसका सामान्य नाम है आयोडाइड और इसका कॉम्प्लेक्स में नाम होता है आयोडिडो। इसी तरह से O2-, जिस O2 वन नेगेटिव चार्ज जिसे हम कहते हैं ऑक्साइड तथा कॉम्प्लेक्स में इसका नाम होता है ऑक्साइडो। इसी तरह से O2-2-, टू नेगेटिव चार्ज इसमें है और इसे हम कहते हैं परऑक्साइड तथा कॉम्प्लेक्स में इसका नाम होता है परऑक्सीडो। इसी तरह से देखें Br-, यानी कि ब्रोमाइड और इसका कॉम्प्लेक्स में नाम होगा ब्रोमिडो। S2-,
जिसे हम सल्फाइड कहते हैं और इसका कॉम्प्लेक्स में नाम होता है सल्फाइडो। इसी तरह से N3 नेगेटिव चार्ज जिसे हम नाइट्राइड कहते हैं और कॉम्प्लेक्स में इसका नाम होता है नाइट्राइडो। इसी तरह से P3 नेगेटिव चार्ज जिसे हम फॉस्फाइड कहते हैं, इसे कॉम्प्लेक्स में हम कहेंगे फॉस्फिडो। इसी तरह OH माइनस जिसे हम हाइड्रोक्साइड सामान्य नाम के नाम से जानते हैं और इसे हम जब कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे तो हम लिखेंगे हाइड्रोक्साइडो। इसी तरह से SO2 माइनस जिसे हम सल्फाइड कहते हैं और इसे कॉम्प्लेक्स में हम कहेंगे सल्फाइटो। SO4 माइनस यानी कि सल्फेट जिसे हम कॉम्प्लेक्स में कहेंगे सल्फेटो। PO4 माइनस जिसका सामान्य नाम होता है फॉस्फेट, इसे हम कॉम्प्लेक्स में कहेंगे फॉस्फेटो। इसके बाद NO2 नेगेटिव चार्ज जिसे हम सामान्य रूप से नाइट्रो कहते हैं। यदि यह केंद्रीय धातु परमाणु से नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ा होता है तब हम इसे कॉम्प्लेक्स में भी नाइट्रो या नाइट्राइटो N के नाम से बोला जाता है। दूसरी ओर यदि यह समूह ऑक्सीजन के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है तब हम इसे नाइट्राइटो या नाइट्राइटो O के नाम से जानते हैं। इसके बाद नाइट्रेट NO3 नेगेटिव चार्ज, जब इसे हम कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे तब हम इसे नाइट्रेटो कहेंगे। इसी तरह से साइनाइड CN1 नेगेटिव चार्ज, इसे कॉम्प्लेक्स में इसका नाम हो जाएगा साइनाइडो। इसी तरह से NC1 नेगेटिव चार्ज यानी कि आइसोसाइनाइड, जब हम इसे कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे तो हम आइसोसाइनाइडो लिखेंगे। SCN1 नेगेटिव चार्ज यानी कि थायोसाइनेट, जब हम इसे कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा थायोसाइनेटो और या इसे हम लिख सकते हैं थायोसाइनेटो और हाइफन के बाद हम इसमें S लिखते हैं जो ये दर्शाता है कि यह सल्फर परमाणु के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से यदि NCS1 नेगेटिव चार्ज यह लिखा हुआ है तो इसका सामान्य नाम होगा आइसोसाइनेट और इसे जब हम कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे तो लिखेंगे आइसोथायोसाइनेटो या आइसोथायोसाइनेटो हाइफन के बाद हम N लिखेंगे। NH2 नेगेटिव चार्ज जिसे सामान्य रूप से हम एमाइड कहते हैं और कॉम्प्लेक्स में हम इसे लिखेंगे एमाइडो। NH2 नेगेटिव चार्ज जिसे हम इमाइड कहते हैं और कॉम्प्लेक्स में इसे इमाइडो लिखा जाएगा। इसी तरह से N3 नेगेटिव चार्ज जिसका सामान्य नाम एजाइड होता है, इसे कॉम्प्लेक्स में हम एजाइडो लिखेंगे। इसी तरह से CH3COO1 नेगेटिव चार्ज जिसका सामान्य नाम होता है एसीटेट, इसे कॉम्प्लेक्स में हम एसीटेटो लिखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कुछ धन आवेशित लिगेंड जैसे NO2 पॉजिटिव चार्ज जिसे हम सामान्य नाम से नाइट्रो कहते हैं, लेकिन जब हम लिगेंड में इसे लिखेंगे तो इसका नाम होगा नाइट्रोनियम। इसी तरह से NO1 पॉजिटिव चार्ज जिसका सामान्य नाम होता है नाइट्रोसो और इसे जब हम कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे तब हम इसे लिखेंगे नाइट्रोसोनियम। इसी तरह से हाइड्रोजन NH3 NH2 पॉजिटिव चार्ज और यहां पर इसका जो सामान्य नाम होता है वो हाइड्रोजन है तथा इसे कॉम्प्लेक्स में हम हाइड्रोजिनियम लिखेंगे।
इसके बाद हम देखते हैं कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स को, जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनके स्पेशल नाम दिए जाते हैं, जबकि कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स के सामान्य नाम ही होते हैं। जैसे H2O, इस वाटर, इसे जब हम लिगेंड्स में लिखते हैं, लिगेंड के रूप में कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे, तब हम इसे एक्वा कहेंगे। इसी तरह से NH3 एमीन, और ये अमोनिया जो है उसे हम एमीन लिखेंगे। और यदि आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप ध्यान देंगे कि इसे AMMINE एमीन लिखा जाता है। इसी तरह से CO, जिसे हम सामान्य नाम जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसे हम लिखेंगे कार्बोनिल। इन्हें स्पेशल नाम दिया जाता है, ये है कार्बोनिल। इसी तरह से यदि O2 उदासीन अवस्था में है, ऑक्सीजन अणु, तो इसे हम लिखते हैं डाइऑक्सीजन। या फिर N2 यदि उदासीन अवस्था में है तो इसे हम लिखते हैं डाई नाइट्रोजन। इसी तरह से C5H5N पिरिडीन, जो कि न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन अवस्था में जब इसे हम पिरिडीन कहते हैं, तथा यह कॉम्प्लेक्स में भी इसे पिरिडीन नाम ही दिया जाता है। इसी तरह से C6H5 होल थ्राइस P, इसे हम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन कहते हैं, यह भी न्यूट्रल लिगेंड है। तो इस तरह से हम एकदम ऋणावेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड तथा उदासीन लिगेंड के नामकरण करते हैं।